देखिए बच्चों, उधर हम व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के 6 नियम जान चुके थे। ठीक है, तो आगे हम 3 चीजें और जानेंगे इसमें, लेकिन ये बहुत ही सरल है। ठीक है, पहली तो हम इसमें ये जानेंगे कि कहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर मां अनुस्वार में बदल जाता है। क्लियर? और कहाँ कहाँ पर मां अगले वाले अक्षर के 5वें वर्ग में बदलता है, अगले वाला जो भी अक्षर है उसके वर्ग में। तो एक चीज तो ये आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी कि 5वें वर्ग में तभी बदलेगा जब आगे किसी वर्ग का अक्षर होगा। जैसे अगर माँ के आगे का है या गा है तो माँ किस में बदलेगा? अंगा में। जैसे मान लीजिए माँ प्लस का है, तो इसको हम इसके 5वें वर्ग अक्षर में बदल देंगे, इस वर्ग के। तो का वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? अंगा। तो माँ किस में बदल जाएगा? अंगा में। कैसे बदलेगा देखते हैं। हम पहले यहां पर केवल ये देख लेते हैं कि मां अनुस्वार में कब बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, तो संकल्प। यहां पर मां अनुस्वार में बदला। सम प्लस बंध, यहां भी अनुस्वार में बदला। सम प्लस तोष, यहां भी अनुस्वार में बदला। सम प्लस वहन, यहां भी अनुस्वार में बदला। और सम प्लस योग, यहां भी अनुस्वार में बदला। इन सब में आप देखिए और सोचिए कि क्यों बदल रहा है। क्या सब में हर एक वर्ग का पहला अक्षर है? तो का पहला अक्षर है, ब नहीं है, ब तीसरा अक्षर आता है, त पहला अक्षर है, फिर ये व वर्ग में ही नहीं है, ना ये। तो फिर कहाँ पर बदलेगा? हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर माँ को हम अनुस्वार में बदलेंगे, कि कहाँ पर हमारा माँ अनुस्वार में बदलेगा? हम ये कैसे जान पाएंगे? बिल्कुल सरल है। पहले शब्द के अंत में माँ हो और बाद वाले शब्द में कोई भी व्यंजन हो। कोई भी व्यंजन का मतलब का से लेकर के ज्ञ तक कोई भी व्यंजन हो तो हम माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। पहले पद का आखिरी अक्षर म हो और आगे कोई भी व्यंजन हो तो हम माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं। कोई भी व्यंजन हो, स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वर होगा तो वो मात्रा में लग जाएगा। व्यंजन होना चाहिए। पहले पद के आखिरी अक्षर में या पहले शब्द के आखिरी अक्षर में म हो और दूसरे शब्द में कोई भी व्यंजन हो तो हम म को अनुस्वार में बदल देते हैं। उदाहरण आपके सामने है ही, बता ही चुका हूं कि बदल रहे हैं, लेकिन क्यों बदल रहे हैं ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सरल है। माँ के आगे कोई भी व्यंजन आए तो हम माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं। इतनी सिंपल संधि है ये व्यंजन की। ठीक, देखिए माँ के बाद यहां थोड़ा सा कठिन लिखा है, केवल आप समझिएगा। माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो माँ उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जो चीज मैं पहले बता रहा था कि का से लेकर माँ तक हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। ठीक है, अब 5 वर्ग में गुणा 5 अक्षर 25 शब्द हुए। यानी माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी अक्षर आएगा तो ये माँ
ये वाला माँ किस में बदलेगा? जो अक्षर ये आया है इसके पांचवें वर्ण के पांचवें वर्ग के वो वर्ग के जो वर्ण है, सॉरी देखिए फिर से, माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आता है तो हम क्या करते हैं? जहां जो यहां पर अक्षर है उस अक्षर वाले वर्ग का पांचवा अक्षर जो होगा वो माँ की जगह पर आ जाएगा। अभी उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे हम बात करते हैं, उदाहरण के साथ आपको बताते चलें। जैसे आपने देखा होगा हम लोग दिनांक लिखते हैं, गंगा लिखते हैं, तो गंगा को हम समझ लेते हैं, गम प्लस गा। अब हमारे यहां पर दो नियम लग सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको बताया कि माँ के बाद दूसरे में कोई भी स्वर हो तो हम इसको अनुस्वार कर देंगे। क्लियर? ये तो समझ में आ ही गया, सिंपल बिल्कुल। माँ के बाद में कोई भी स्वर है तो हम उसको अनुस्वार कर देंगे। गंगा मिल गया। दूसरा दूसरा इन्होंने ये रूल लिखा है ऊपर, नियम देखिए, का से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन आए, तो ये का से माँ के बीच में है, यानी 25 अक्षरों में से एक है, हाँ है, तो उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये किस वर्ग का है? तो कहते हैं का वर्ग का है। का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? बोले अंगा। ठीक, तो ये माँ किस में बदलना चाहिए? अंगा में। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा गंगा ऐसा भी लिखा जाता है। क्लियर हुआ? गंगा। ऐसे ही आप दिनांक भी देखते हैं तो कहीं आपको अनुस्वार मिलता है, कहीं अंगा मिलता है। ठीक है, और एक उदाहरण हम देख लेते हैं, घम प्लस टी। अब देखिए पहला नियम तो लगा हमारा, कोई भी स्वर है तो हम अनुस्वार बना देंगे, कोई भी व्यंजन है तो अनुस्वार बना देंगे, घंटी हो गया। लेकिन दूसरा नियम लगा कि माँ को हम क्या करेंगे? इस वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल देंगे, तो टा का पांचवा अक्षर अणा और टी, घंटी। समझ में आया? गुड। अब आप सब संस्कृत भी पढ़ते हैं तो एक उदाहरण हम वहां से भी थोड़ा सा दे देते हैं आपको। जब हम पांच लिखते हैं, पंच लिखते हैं संस्कृत में, तो आपको पंच कहीं ऐसा भी मिलेगा और कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा। तो ये सिर्फ इस नियम के कारण है। क्लियर हुआ? माँ के आगे या अनुस्वार के आगे जो भी अक्षर है उस वर्ग के पांचवें अक्षर में वो माँ बदल जाता है। अब देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया नियम, माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, या बाद वाले वर्ग के पांचवें में भी बदल सकता है। दोनों रूल कर सकते हैं आप। जैसे संगम इस तरीके से लिखा है, हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि हमारी सम प्लस गम माँ है, तो माँ को हमने अनुस्वार में बदल दिया तो ये बन गया, और माँ को इसी के पांचवें में बदल दिया तो इसके पांचवें में जब हम बदलेंगे तो संगम बनेगा। ठीक इसी प्रकार अहंकार हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिखा ही है आपके आगे, और एक हम माँ को क्या करेंगे, जब हम करते हैं अलग अलग तो अहम प्लस कार होता है ना, तो माँ का एक जगह तो हमने अनुस्वार कर दिया, लेकिन दूसरी जगह हम क्या करते हैं, आगे अक्षर है का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा। आधा ही आएगा क्योंकि माँ आधा था, तो अहंकार। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहां लिखिए, संधि कीजिए,
तो संधि में हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हम अहंकार भी लिख सकते हैं और अहंकार हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि हम अंगा लगा करके लिख रहे थे। ऐसे ही हम संघात की बात करते हैं। संघात, ठीक है। संभाव, वो संभव, देखिए हम ऐसा भी लिखते हैं संभव, और हम संभव अनुस्वार लगा के भी लिखते हैं। संरक्षण, अब यहां पांचवा अक्षर नहीं आ सकता है क्योंकि र किसी भी वर्ग का नहीं है। संरक्षण। संवाद, यहां भी किसी भी वर्ग का नहीं है, इसलिए केवल अनुस्वार आएगा, ठीक है। इसीलिए हम देखिए कभी कभी संबंध लिखते हैं। संबंध हम दो तरीके से लिखते हैं, या ये कह सकते हैं कई तरीके से लिखते हैं। कैसे? देखिए मैं यही लिख के बताता हूं आपको। कुछ लोग तो संबंध में ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना, और कुछ यहां भी लिख सकते हैं। तो आपके चारों सही हैं। क्यों सही हैं आपको पता है, लेकिन हम ऊपर वाले दोनों को ही प्रयोग में लाते हैं। या तो हम दोनों को मां और ना का प्रयोग करें या दोनों जगह अनुस्वार का करें। तो ज्यादातर प्रयोग में यही आते हैं और यही सही भी माने जाते हैं। ओके, तो ये दोनों समझ में आ गए आपको। नियम एक बार फिर देख लेते हैं। मां के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है, सबसे सिंपल है। और या वह बाद वाले वर्ग के पांचवें अक्षर में भी बदल जाता है। ओके, अब देखिए इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। क्या होगा? सम प्लस जय, सम प्लस पूर्ण, सम प्लस जीवन, सम प्लस सार, सम प्लस शय। ओके, अब देखिए एक चीज, जब भी मां के बाद मां आएगा, यहां भी मां हो और इधर भी मां हो, तो मां का ना तो अनुस्वार तो होगा ही नहीं। और पांचवें वर्ण में क्या बदलेंगे जब वो खुद ही वही है ही। तो पहले शब्द का अंतिम व्यंजन मां है और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन भी मां है। तो संधि करने पर मां में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो नियम देखिए, मां के बाद मां आने पर दो बार मां लिखा जाता है, अनुस्वार का प्रयोग वहां पर नहीं होता। क्लियर? जब भी दोनों जगह मां हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। संधि होने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये चीज क्लियर हुई? अब दूसरा देखिए नियम एक और। आप देखिए यहां पर भूष और अन्न, लेकिन संधि होने के बाद ये भूषण हो गया, तो न की जगह पर ण कैसे आया? तर न, तो यहां भी न को ण हो गया। री न, तो यहां भी न को ण हो गया। क्यों हो गया बताते हैं आपको। जब भी री, र या श इनके बाद में न आएगा तो उस न को हम ण में बदल देते हैं। अब आपको मैं याद लगवाऊं, संस्कृत में आपने शब्द रूप पढ़े हैं।
राम का तृतीया में क्या बनता है? रामेण। हरि का हरिणा। लेकिन मुनि का मुनिना होता है, वहां मुनिणा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर रा या श नहीं है। अब रामेण होता है लेकिन बालकेण नहीं होता है, बालकेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां ना से पहले रा नहीं है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि रामेण में तो बीच में आ भी आ गया, मां आ गया। तो देखिए उसके लिए री, र और श के बाद न हो। ठीक है, केवल अभी आप जितना, मैं पूरा मत पढ़िए, कंफ्यूज हो सकते हैं। री, श, र और श के बाद न हो तो न का ण हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई? री, र और श, ये 3 अक्षर हैं। इनमें से अगर कोई भी पहले है तो न को हम ण में बदल देते हैं। क्लियर? लेकिन जैसे हम कह रहे हैं रामेण की हमने बात की थी, तो यहां पर तो र है, बीच में आ है, फिर मां है और ए है, उसके बाद ना है। तो इतनी चीजें बीच में है, फिर भी इस ना कोड़ा कैसे हो गया? अब देखिए, पहले इतनी चीज आपको क्लियर समझ में आई कि री, र और श, इनके बाद ना अगर आता है तो उस ना को हम ड़ा कर देते हैं। अब देखिए बीच में क्या क्या होगा तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। बीच में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हो, का वर्ग हो, पा वर्ग हो, या, वा और हा अनुस्वार, अगर इतनी चीजें आती हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके अलावा कुछ आ गया तो फिर ना कोड़ा नहीं होगा। कैसे? अभी हम बता देंगे। देखिए, रामेण, मैंने आपको रा बताया, तो रा वहां पर है, बीच में आ स्वर आया, ठीक। म पावर्ग में है, आ गया। ए फिर स्वर में है, उसके बाद ना है तो ना कोड़ा हुआ। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए वहां पर च वर्ग का कोई अक्षर होता तो नहीं होता। जैसे आप देखें, अब हम बात, आपको दो उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बालकेन लिखते हैं, ठीक है, और इधर रामेण लिखते हैं, तो यहां पर ये ना ही रहा, यहां ऋणा हो गया। आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हुआ यहां? लेकिन इतनी चीज बीच में थी तो भी हमने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम यही बात करें, राजन शब्द है, तो राजन में ना कोड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रा तो इसमें भी है। तब बात करते हैं स्वर का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए ठीक, स्वर है। लेकिन ज, तो ज ना तो हमारे का वर्ग में आता है और न ही पा वर्ग में आता है, तो बीच में ज है, इसलिए हमने रा के बाद ना को ड़ा नहीं किया। उम्मीद है समझ में आया होगा कि सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। रा, श और री के बाद आने वाले ना को हम णा में बदल देते हैं। बीच में कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग, या, व, ह और अनुस्वार, ये हों तो भी, अगर इनके अलावा कोई है
रा और ना या शा और ना के बीच में, तो हम नहीं करेंगे। अगर इतने अक्षर पूरे के पूरे आ जाए तो भी हम उसको रा और ना में बदल देंगे। जैसे इनके बीच में मान लीजिए अगर हम पूरा का, खा, गा, घा, अंगा, पा, फा, बा, भा, मा, या, हा, वा और सारे स्वर रख दें तो भी रा के बाद यहाँ भी ना है तो उसको णा हम कर देंगे। और अगर एक भी अक्षर इनके बाहर आ गया, मान लीजिए चा रख दें, तो फिर ये ना को णा नहीं होगा। क्लियर? गुड। नहीं समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, मैं और अच्छे से बता दूंगा। देखिए पर री, अब रा के बाद में ई आई है तो स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद ना है तो बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि रा और ना के बीच में केवल स्वर है, हम बदल देंगे। तृष्णा, त्रिश में ये शाह हलंत होगा, सही कर लेना किताब में। त्रिश, अब यहां तो कोई स्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे सीधे बदल देंगे। प्र मा, अब देखिए यहां पर प वर्ग है, स्वर है, लेकिन इनके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी ना को णा में बदलेंगे। और प्रणाम में तो रा के बाद सीधा णा है। ओके, ये समझ में आ गया? री, रा, श के बाद ना हो तो हम णा में बदल देते हैं। चलिए आगे एक और नियम देखते हैं। दो पद हैं, पूर्व पद यानी पहले वाला और उत्तर पद यानी बाद वाला। तो देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और उत्तर पद में स हो तो श का स हो जाता है, यानी कि स्वर के बाद स आएगा तो इस स को हम श में बदल देंगे। क्लियर? गुड। अब देखिए यहां पर अभिषेक, अभी भा में ई है और ई के बाद स है तो इस स को हमने शा में बदल दिया, अभिषेक। ऐसे ही निषिद्ध, ई के बाद स है, फिर हमने शा में बदल दिया। ऊ के बाद स है तो भी हमने शा में बदल दिया। बिल्कुल सिंपल सा रूल है इसका भी। स्वर के बाद स आएगा तो हम शा में बदल देंगे, लेकिन हर जगह नहीं बदलेंगे। कहाँ बदलेंगे? जहां संधि करेंगे। तो पूर्व पद में स्वर होना चाहिए और उत्तर पद में स होना चाहिए। ठीक है, पूर्व पद में स हो और उत्तर पद में पूर्व पद में स्वर, ये हमारी कंडीशन मिलनी चाहिए। स्वर प्लस स, तो स्वर प्लस स होगा तो इस स को हम शा में बदल देंगे स्वर के बाद स आने पर। संधि का बिल्कुल छोटा सा रूल। देखिए नी, भाई पूर्व पद में स्वर आ गया तो इस सा को हम शा में बदल देंगे। निषेध, परि, पूर्व पद में अंत में स्वर आया तो इस शा को हमने शा में बदल दिया, परिषद। फिर देखिए सु, पूर्व पद में ऊ आया तो इस सा को हम बदल देंगे सुप्त, सुषुप्त। वी, पूर्व पद में स्वर आया तो इस सा को हम फिर शा में बदलेंगे तो विषम। और ऐसे ही अभी स्वर आया
तो ये अभिषिक्त। 3 चीजें समझ में आई? बोलिए। अच्छा, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर आज 3 चीजें सीखी। नंबर 1, माँ को अनुस्वार में बदलना या फिर उसी वर्ग का 5वें अक्षर में बदलना। कहाँ बदलेंगे? कोई भी व्यंजन होगा तो हम अनुस्वार में बदल देंगे, अथवा का से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन होगा तो हम उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेंगे उसको। ठीक है? तो पहला तो हमने सीखा, नंबर 1, माँ को अनुस्वार या 5वें अक्षर में बदलना। दूसरा हमने सीखा, रा के बाद आने वाले स को, सॉरी, रा के बाद आने वाले न को हमने ण में बदलना सीखा। रा के बाद न आएगा तो ण में बदलेंगे। अगर बीच में कोई भी स्वर हो, का वर्ग हो, पा वर्ग हो या व, ह या अनुस्वार हो तो भी हम बदल देंगे। बीच में अगर इतनी चीज आती हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम न को ण में बदल कर रहेंगे। तो ये सब लोग कर लेंगे। तीसरा हमने क्या सीखा? स्वर प्लस स, तो इस स को श में बदलना सीखा। 3 चीजें हमने आज सीखी। अब उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया या कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, मैं और डिटेल में समझा दूंगा।